Hello and welcome to Officer BTR. Today we are discussing daily current affairs and analysis for the day 8th of December. तो देखते हैं आज की कौन से important current affairs and that are relevant and valid for UPSC. The first article is about word inequality report. तो अभी word inequality report रिलीज़ की गई है. ये बताती है कि हमारी कंट्रीज़ में कितनी ज़्यादा इनक्वालिटीज़ है. लेकिन जो ये रिपोर्ट है इस बार इसने एक ऐसी फाइंडिंग की है दैट इज़ वेरी मच शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग. इसने कहा है कि जो कंट्रीज़ हैं आपस में उनकी जो इनक्वालिटी है इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि उन कंट्रीज़ में अपने अंदर ही इनक्वालिटीज़ है. तो आप खुद देख सकते हो कि एक कंट्री, सपोज़ हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. इंडिया के अंदर एक स्टेट सपोज़ केरला, वो बहुत हाईली प्रोस्पेरस स्टेट है, और दूसरी स्टेट बिहार बहुत लो लीस्ट प्रोस्पेरस स्टेट है. तो हमारी कंट्री के अंदर खुद ब खुद ही एक हाईली प्रोस्पेरस स्टेट है और एक सबसे ज़्यादा लीस्ट डेवलप्ड लीस्ट प्रोस्पेरस स्टेट है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टेट्स में ही आपस में कितनी ज़्यादा इनक्वालिटीज़ हैं, कितनी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंसेस हैं. तो यही जो रिपोर्ट है ग्लोबल सिनेरियो बताती है कि वर्ल्ड में कौन कौन से इकोनॉमिक्स, कौन कौन से कंट्री कौन सी पोजीशन पर आई हैं. जो इंडिया है उसको लाया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड में. अब इंडिया को इंक्लूड कर दिया है कि इंडिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की अनइक्वल कंट्री है. जो हमारी रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब इसको रिलीज़ करती है, जिसका मेन एम होता है कि ग्लोबल रिसर्च प्रमोट करे कि कैसे हमारी जो कंट्रीज़ हैं उसे इनइक्वालिटी को कम किया जाए. फाइंडिंग्स देखते हैं. पहले वर्ड स्पेसिफिक फाइंडिंग्स देखेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स. जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है वो सबसे कम वेल्थ होल्ड करती है. उनके पास सिर्फ 2% है टोटल वेल्थ का. जो रिचेस्ट लोग हैं जो कि सिर्फ 10% ग्लोबल पॉपुलेशन के है, उनके पास 76% वेल्थ है. तो आप देख सकते हो कि 10% जो लोग हैं उनके पास 76% तक वेल्थ है. जो मिडल ईस्ट रीजन है, मेना रीजन, दैट इज मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, ये भी सबसे अनइक्वल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में आती है. और सबसे कम इनइक्वालिटी आती है यूरोप में. यूरोप में वहाँ पर इक्वालिटी है. अब जेंडर इनइक्वालिटीज़ की बात करते हैं. मेल फीमेल जेंडर्स के देखते हैं कि बीच में कितनी इनइक्वालिटीज़ बढ़ी है या कम हुई है. जो वुमेन का शेयर है टोटल इनकम में वो 30% था 1990 में, जो कि अब 35% से भी कम है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो शेयर जबकि बढ़ना चाहिए उनका वेल्थ में, और यहाँ पर कम होता हमें नज़र आ रहा है. जो इनक्वालिटीज़ है विद इन कंट्री ज़्यादा हैं रादर देन कंट्री टू कंट्री. और जो गैप है एवरेज इनकम का टॉप 10% एंड बॉटम 50% इंडिविजुअल्स के बीच में, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. तो यहाँ पर इनक्वालिटीज़ हर एक सिनेरियो में, हर एक केस में डबल होती हमें नज़र आ रही है. अब देखते हैं कि रिच कंट्रीज़ पुअर गवर्नमेंट्स की कह रहे हैं कि जो कंट्री सबसे ज़्यादा रिच हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट बहुत ही करप्ट है, बहुत ही बेकार है, वो इनइक्वालिटी को कंट्रोल करने में इनफेक्टिव है. तो दैट इज़ मेजर थिंग. ये लाइन, ये कोट आप डायरेक्टली मीन्स में भी डाल सकते हो कि रिच कंट्रीज हैव पुअर गवर्नमेंट्स. नो डाउट अभी कोविड आया था, कोविड क्राइसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनक्वालिटी आई है. इनकम में जो मेजर लॉसेस आए हैं, कुछ लोगों ने अपनी जॉब खो दी, लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया, डबल काम कराया गया, लेकिन उनकी सैलरी भी बढ़ाई नहीं गई. और जहाँ पर कोविड क्राइसिस था सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन कौन सी कंट्रीज़ पे होता है जहाँ पर नेशनल इनकम में गिरावट आई है, वो है यूरोप, लैटिन अमेरिका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. यहाँ पर सबसे ज़्यादा ड्रॉप हमें इनकम में देखने को मिला है. जो ईस्ट एशिया है जहाँ से पेंडेमिक शुरू हुआ था, चाइना, जहाँ से पेंडेमिक शुरू हुआ था, वहाँ की इनकम स्टेबलाइज होती हमें नज़र आ रही है. 2020 में उनकी इनकम स्टेबलाइज हुई थी, जो कि 2019 के लेवल पर थी. तो आप देख सकते हो कि चाइना है, नो डाउट वायरस की स्टार्ट की थी, बट स्टिल उसने मैनेज कर लिया अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में. अब बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की. इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. जो पुअर पॉपुलेशन है कंट्री में, उनके पास बहुत कम वेल्थ है, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में आ गई है. जो रिच हैं और जो पुअर हैं इनके बीच में डिवाइड बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है. जो रिच हैं वो रिचर होते जा रहे हैं और जो पुअर है वो पुअरर होते जा रहे हैं. यहाँ पर लड़ाई हैव्स और हैव नोट्स की भी है कि किसके पास वेल्थ है एंड किसके पास वेल्थ नहीं है.
जो टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की, वो 1/5 ऑफ इनकम होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि 10% है रिच सेक्शन, लेकिन उनके पास 76% वेल्थ है। तो यहाँ पर भी इंडिया में 1% जो रिच है उनके पास 1/5 ऑफ टोटल वेल्थ यहाँ पर दी गई है। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो 1991 में आए थे, उसने कहा है कि जो रिफॉर्म्स आए थे इसकी वजह से हमारी इनक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, ना कि डिक्रीज़। और ये जो रिफॉर्म्स है इसने सिर्फ टॉप जो क्रीमी लेयर है उसमें सिर्फ 1% लोगों को बेनिफिट किया है, ना कि दूसरे लोगों को। इवन जो हाउस होल्ड एवरेज इनकम है वो भी हमारी रुपीज़ 983,010 पर ही रुकी हुई है। और जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा सेक्टर लिबरलाइज हुआ था उसकी वजह से इनक्वालिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। अब जेंडर इक्वालिटीज़ देखते हैं कि जेंडर बेस्ड इक्वालिटी में क्या हुआ है। जो फीमेल लेबल इनकम शेयर है वो भी अभी 18% तक ही है। कार्बन इक्वालिटी की कार्बन कंट्रीब्यूशन कैसे है, इंडिया नो डाउट इज़ अ लो कार्बन एमिटर। जो बॉटम 50% है कंज्यूम 1, द मिडल 40% कंज्यूम 2 एंड द टॉप 10% कंज्यूम 9 C2E पर कैपिटल। ये आपका CO2 मेजर करता है। अब जो पर्सन है बॉटम 50% ऑफ द पॉपुलेशन, वो रिस्पॉन्सिबल है 5 टाइम्स सबसे 5 गुना कम एमिशन करने का, जो इंडिया का बॉटम 50% है, देन द एवरेज पर्सन इन द बॉटम 50% इन US। तो हमारा जो इंडिया का जो बॉटम 50% है वो US EU दैट इज़ यूरोपियन यूनियन से भी कम एमिट करता है, और जो कि 10 टाइम्स कम है जो US एमिट करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा US एमिट कर रहा है, देन यूरोपियन यूनियन, देन इंडिया। अब ये जो दोनों हैं फर्स्ट टू US एंड EU, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एंड ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज, बिकॉज जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो यहीं पर हुआ था, इंग्लैंड में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से हमारा अब जो आज का इम्पैक्ट है वो क्लाइमेट चेंज पर इतना देखने को मिल रहा है। और पेरिस क्लाइमेट डील है जो, उसमें भी कमिटमेंट्स आई हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दे शुड बी द कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेज, एंड उनको फंड करना चाहिए डेवलपिंग वर्ल्ड को। अब देखते हैं राइज ऑफ प्राइवेट वेल्थ। जैसे कि जो रिच हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, स्पेशली इन चाइना एंड इंडिया। अब कुछ सजेशंस दिए गए हैं। सजेशन दिया गया है कि हमें प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव वेल्थ टैक्स? वेल्थ टैक्स तो हम लगाते हैं कि लोगों की इनकम जो जितना वेल्थ जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव मतलब कि सपोज किसी पर्सन की वेल्थ बढ़ रही है तो उसी हिसाब से टैक्स भी इंक्रीज होना चाहिए। अगर उस किसी की इनकम कम हो रही है, वेल्थ कम हो रही है, तो टैक्स भी कम होना चाहिए। दैट इज़ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जहाँ पर हम टैक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीज कर रहा था हम उसको रिग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। एक तरह से रिसर्च फैसिलिटी है जो इनइक्वालिटी को स्टडी करता है अराउंड द वर्ल्ड। ये डाटाबेसेस भी होल्ड करता है, जो जो कंट्रीज़ का डाटा है उसको रिकॉर्ड करता है, एंड जो सोशल साइंटिस्ट है उनको गैदर करता है ताकि वो अपनी रिपोर्ट को स्टडी कर सके, अच्छे से फिनोमेना का स्टडी करे, उसमें रिसर्च भी लेकर आए। सो दैट इज़ अबाउट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम। तो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है फॉर द वुमेन इन पॉलिटिक्स। जो वुमेन पॉलिटिक्स में है उनके लिए पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्कीम में। एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग आपका प्रोग्राम है, जहाँ पर रीजन वाइज जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है उसको ओपन किया जाएगा, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन किए जाएंगे तो उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीज होंगी, ताकि जो वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। जो लॉन्च है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का वो भी किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद महाराष्ट्र। वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है रामभू मघलगी Prabodhini, that is the organization that is working in collaboration with this particular scheme. Now, next come the organization। एक बार organization को देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट से बनी है, तो ये एक्ट ये रहा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। इसको इस्टेब्लिश 1992 में किया गया था। ये बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जो भी मैटर्स होते हैं वुमेन से रिलेटेड, और जो भी फर्स्ट पर्सन था इस पर्टिकुलर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का वो थी
जयंती पटनायक। नेक्स्ट इज़ अबाउट फंक्शंस। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। वही कि ये वुमेंस के राइट को रिप्रेजेंट करता है, वुमेन की आवाज़ को सामने लेकर आता है, कोई भी इशू होता है गवर्नमेंट को बताता है ताकि उसके ऊपर एक्सपर्ट आए, डिसीजन ले, वुमेन की जो वॉइस है उसको पार्लियामेंट में भी सुनाई दे। कौन कौन से सब्जेक्ट पे काम करता है ये, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो हम, या फिर जॉब्स की बात कर रहे हो, डाउरी हो, रिलीजन हो, एक्सप्लोटेशन हो, वुमेन हो या लेबर हो, तो वुमेन के हर एक एक्सपेक्ट को यहाँ पर हम डील करते हैं। राष्ट्रीय महिला भी एक तरह से मंथली न्यूज़लेटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट पब्लिश करता है, और ये बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में आपको राष्ट्रीय महिला न्यूज़लेटर मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ अबाउट न्यू डाटा फॉर आर्म्स सेल। तो सिप्री रिपोर्ट आ गई है। सिप्री आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्म्स ट्रेड के ऊपर डाटा निकालते हैं कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट होते हैं और आर्म्स इंपोर्ट होते हैं। तो बेसिकली उसको ये स्टडी करता है। एक तरह से हमारे पास हर 2 साल बाद डाटा लेकर आता है। तो अभी 2020 का डाटा हमारे पास आ चुका है जहाँ पर बता रहे हैं कि किस किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा जो आर्म्स हैं उनको इम्पोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है। तो एज़ पर द रिपोर्ट आप खुद देख सकते हो कि यूएस के पास 54% जो है वो आर्म्स हैं। यूएस के बाद आता है देन यू हैव यूके, देन यू हैव रशिया। तो रशिया का यहाँ पर स्टांस कम हुआ है और यूएस का यहाँ पर बढ़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो रिपोर्ट में मेंशन थे। 2020 में जो वेपन की सेल हुई है, मिलिट्री सर्विसेज की सेल हुई है, वो इंक्रीज़ हुई है 1.3% से। और ये जो ग्रोथ है ये 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में बढ़ी है बाय द 100 लार्जेस्ट कंपनी। जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंपनीज है आर्म ट्रेड्स की, उन्होंने अपनी सेल को इंक्रीज़ कर दिया गया है। बिकॉज जो सेल थी वो 17% हाइयर थी अब कंपेयर टू 2015, जहाँ पर सबसे पहले सिप्री ने चाइना फर्म्स से जो भी सेल परचेज होता था उसको इंक्लूड किया था। तो उसके बाद आज भी 17% लार्जर ज़्यादा हम सेल कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन से कंट्रीज डोमिनेट करती है आर्म ट्रेड को। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यूएस करती है। यूएस के बाद आता है चाइना, जहाँ पर जो आर्म ट्रेड है वो इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद आता है यूरोप, देन ब्रिटेन, देन रशिया। रशिया का डिक्रीज़ हुआ है, बाकी सबका इंक्रीज़ हुआ है लेकिन रशिया का डिक्रीज़ हुआ है। तो गवर्नमेंट जो यूपीएससी है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है कि यूएस का जो आर्म ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, चाइना का आर्म ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड in few years, रशिया का आर्म ट्रेड हैव डिक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। तो आपको ध्यान रखना है इट इज़ नॉट लास्ट 5 years, इट इज़ द 3rd कंसेक्टिव ईयर। तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए। एक बार जस्ट गो थ्रू, जस्ट नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आती है कस्तूरी रंगन कमेटी ऑन वेस्टर्न घाट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है आपके वेस्टर्न घाट्स को लेकर, ताकि वहाँ पर एक्सप्लोटेशन ना होए और जो हमारा इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उसको हम प्रिजर्व एंड कंजर्व कर सकें। बट जो रिपोर्ट है इसको कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपोज किया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमने रिपोर्ट में जो प्रोविजंस हैं उसको अप्लाई कर दिया, वैलिड कर दिया, तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उस रीजन में उनका लाइवलीहुड खतरे में आ जाएगा। जो रिपोर्ट है ये बोलती है कि जो वेस्टर्न घाट्स है उसका 37% एरिया आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो, उसको अनाउंस कर दो। बट कर्नाटका गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट जा रही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देखते हैं कि व्हाट आर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। इको सेंसिटिव एरियाज, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जो आपके 10 किलोमीटर के दायरे में होते हैं किसी भी नेशनल पार्क के, प्रोटेक्टेड एरियाज के या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के। ताकि क्यों होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं इको सेंसिटिव जोन्स, ताकि कोई भी यहाँ पर इंटरप्शन ना हो, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ह्यूमन इंक्रोच ना करे इन हैबिटेट्स में, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उनको नुकसान ना हो। जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज हैं इनको कौन अनाउंस करता है, कौन नोटिफाई करता है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब रिकमेंडेशंस देखते हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं जिसको कर्नाटका गवर्नमेंट अपोज कर रही है। वो कह रहे हैं कि जो हमारा 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसको आप इको सेंसिटिव जोन अनाउंस कर दो, और जो ये एरिया है इसमें से अराउंड 2668 स्क्वायर किलोमीटर कर्नाटका में आ रहा है, जो कि 1576 विलेजेस कवर कर रहे हैं।
इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ एक्टिविटीज़ को आप अलाउ कर दो करना और कुछ एक्टिविटीज़ को टोटली बैन कर दो। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनके ऊपर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन की बात की गई है कि ये वाली एक्टिविटीज़ तो होंगी ही नहीं इस पर्टिकुलर एरिया में। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? दैट आर माइनिंग, क्वारिंग, जो कि रेड कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वो यहाँ पर सेटअप नहीं किए जाएंगे, ना ही थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। और अगर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आना है फॉरेस्ट में, तो उसके लिए आपको वहाँ की इकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना होगा, वाइल्ड लाइफ को समझना होगा, और उसके बाद ही परमिशन दी जाएगी अगर जो रिपोर्ट बनेगी वो गवर्नमेंट को सही लगती है। सो दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट, जहाँ जो ये पिंक एरिया है, यू कैन सी दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट, जो कि आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है। यहाँ पर कर्नाटका कवर कर रहा है, केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, एंड कुछ पार्ट गुजरात का भी है। अब यूनेस्को टैग की बात करते हैं। जो यूनेस्को टैग है वो बेसिकली एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है कि हमारे वेस्टर्न घाट्स को रिकॉग्निशन मिल रहा है कि इतनी ज़्यादा नेचुरल वेल्थ है, इतने स्पीशीज़ वहाँ पर मिलते हैं, वैरायटी है, फ्लोरा है, फोना है, इतना रिच एंड वेरिड है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूनेस्को टैग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देती है ताकि हम इसकी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इकोलॉजी की बात करते हैं तो कर्नाटका में 10 ऐसी साइट्स है जिसको यूनेस्को टैग में शामिल किया गया है। केरला में 19 है, तमिलनाडु में 6 है, एंड महाराष्ट्र में 4 है। इस पर्टिकुलर एरिया में स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या रोल होता है? स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल है कि उनको प्रोटेक्ट करे, कंजर्व करे, हमारे रिसोर्सेज को वैल्यू करे, और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अच्छे से इस्तेमाल की। जो अपोजिशन है कर्नाटका गवर्नमेंट का, इसको भी डिटेल में एक बार देखते हैं। वो यही बोल रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है, अगर हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज बिल्डअप कर देते हैं तो उस एरिया में जो डेवलपमेंट हो रही है वो हैम्पर होगी, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, लोगों का लाइवलीहुड चला जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पेश की गई है उसके अंदर उन्होंने जो इमेजेस ली हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ली गई हैं, बल्कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन, उनका लाइवलीहुड ही एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली मैनर में हम कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम उसकी इकोलॉजी को ख़राब कर रहे हैं, हम इकोलॉजी का भी ध्यान रख रहे हैं और अपना ऑक्यूपेशन भी चला रहे हैं। ओके, सो दीज आर द स्टेक्स दैट कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ गिवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल में यहाँ पर गिवन है कि कैसे जो वेस्टर्न घाट है वो कवर कर रहा है किस एरिया को। ये दिस इज़ केरला, दिस इज़ तमिलनाडु, एंड दीज आर योर वेस्टर्न घाट। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ कर्नाटक। तो यहाँ पर क्या स्टेक पर आ रहा है कि जो 30 जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है उसमें बताया गया है कि वो 6 स्टेट को कवर करती है। कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड ये जो मेजर वाटरशेड है पेनिनसुलर इंडिया का, ये अफेक्ट करेगा रेनफॉल को, जो कि क्योंकि सबसे ज़्यादा रेनफॉल भी हमारे वेस्टर्न घाट्स में होती है, तो एक तरह से वाटरशेड का काम करता है। वाटरशेड मतलब जहाँ पर पानी आप इकट्ठा कर देते हो, क्योंकि वेस्टर्न घाट की वजह से ही हमारा जो एरिया है यहाँ पर बारिश होती है। और वेस्टर्न घाट्स एक ऐसा इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल रिच एरिया है जहाँ पर हमारा जो एस्टिमेटेड कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होता है। ये हेल्प करता है क्योंकि जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसके वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसको हेल्प करता है थोड़ा कोप अप करने में। तो इसलिए वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट ट्राई करती है और अपनी रिपोर्ट्स लेकर आती हैं ताकि हम वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट कर सकें और वहाँ पर कोई भी जो वाइल्ड लाइफ है या फिर वहाँ का इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, वो हार्म ना हो। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये अभी DRDO ने बनाई है और DRDO ने इसको लॉन्च किया है फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज एट चांदीपुर। अब इस मिसाइल के बारे में देखते हैं। एक तरह से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है, इंडियन नेवी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इंडियन नेवी का जो बोर्ड है वहाँ पर ये मिसाइल को फिट किया जाएगा। और ये बेसिकली क्या करेगी मिसाइल? ये एरियल टारगेट जो हवा से टारगेट आते हैं एट क्लोज रेंजेस, एट सी स्काइमिंग टारगेट्स, उनको टारगेट करेगी। अगर कोई शिप के पास आ रहा है तो उसको एकदम से डिस्ट्रॉय कर देगी। इसकी जो रेंज है दैट इज़ 50 किलोमीटर। एंड जो उसके फीचर हैं वो यही है कि वो इनर्शियल गाइडेंस के थ्रू काम करेगी, फाइबर ऑप्टिकल गायरोस्कोप यूज़ करेगी, एक्टिव रडार होमिंग भी यूज़ करेगी।
और जो ये सिस्टम है वो कंडक्टेड टू वैलिडेट इंटीग्रेट ऑपरेशन ऑफ ऑल वेपन सिस्टम कंपोनेंट्स, जहाँ पर आपका वर्टिकुलर लॉन्चर यूनिट भी आ रहा है जो कि कंट्रोलर भी होगा, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर भी डाले गए हैं। और ये जो सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जो फ्यूचर मिशंस हैं, फ्यूचर लॉन्चेस होंगे, वो इंडियन नेवल शिप्स के फेवर में हों। ये हमारा ऑब्वियसली ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हुआ है तो इसकी वजह से हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ये इंक्रीज़ हुआ है, बूस्ट हुआ है ऑफ इंडियन नेवल शिप्स, ताकि हमारे जो नेवल के एरियल टारगेट्स होते हैं, जो हवा में टारगेट्स होते हैं, अगर हमें थ्रेट्स आ रहे हैं हम उसको ईजिली न्यूट्रलाइज कर सकें, ईजिली उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। ऑल्सो यहाँ पर एक तरह से हमें नया रास्ता भी मिला है ताकि हम अपना इंटीग्रेशन ऑफ वेपन सिस्टम को इंडियन नेवी में इंक्लूड कर सकें। अब देखते हैं डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ की यहाँ पर कुछ एजेंसीज हैं। डीआरडीओ आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो डीआरडीओ की कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ पर आ रही हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इम्पैक्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि पुणे में बेस्ड है। जो डीआरडीओ है एक तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। एम्पावर करती है इंडिया को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ देती है ताकि इंडिया compete कर सके, अपने जो भी कोई थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, उसको ख़त्म कर सके। जो डीआरडीओ है वो 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। कैसे हुआ था, इसको दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके कंबाइन किया गया था। कौन कौन सी, दैट इज़ टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद डिफेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन किया गया एंड देन इट गेव राइज टू डीआरडीओ। ओके, सो दिस इज़ अबाउट डीआरडीओ एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो हमने देखे आर्टिकल्स, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो मेल अस एट info@officerbta.com। आपका कोई डाउट है यू कैन जस्ट राइट अस डायरेक्टली एंड वील ऑल्सो प्रोवाइड यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर मेंस एग्जामिनेशन, एंड वहाँ पर आप अपना इवेल्युएटेड आंसर भी सेंड कर सकते हो सो दैट वी कैन गेट इट चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय आवर experts. Okay, so thank you very much and thank you for watching Officer Bhatia. Thank you.